सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने संगम काल की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की, मतलब 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के समय काल की। इस समय में दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के राजवंशों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे 5वीं शताब्दी में पल्लवों का, तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में चालुक्यों का। चालुक्य वंश की हम बात करेंगे तो चालुक्यों की 3 शाखाओं का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक वातापी के चालुक्य मतलब पश्चिमी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य मतलब पूर्वी चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों का प्रभाव 6वीं और 7वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। फिर वातापी के चालुक्यों की शक्तियां क्षीण हो गई थी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। तो फिर हम 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का चालुक्य की एक शाखा से उदय हुआ, तो दूसरी शाखा के कारण इसका पतन हुआ था। इसीलिए हम वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य के जस्ट बाद राष्ट्रकूट वंश को अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कल्याणी के चालुक्यों ने इस राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया था, तो बाद में हम कल्याणी के चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 9वीं शताब्दी में चोल वंश के उदय की। इससे पहले हम तीसरी शताब्दी में चोलों के प्रभाव की बात कर चुके हैं संगम काल में, जो पिछला वीडियो था पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था। और मैंने आपको बताया था कि 9वीं शताब्दी में फिर से चोलों का उदय हुआ था, तो वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस सीक्वेंस में दोस्तों हम स्टडी करेंगे सबसे पहले पल्लव वंश, उसके बाद में चालुक्यों की 2 शाखाओं का अध्ययन करेंगे, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था, तो राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे। देन फिर राष्ट्रकूट वंश का अंत किसने करा था? कल्याणी के चालुक्यों ने। तो फिर हम कल्याणी के चालुक्यों की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था, मतलब चोल वंश की बात करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, और आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पल्लव वंश की बात करते हैं। तो पल्लव वंश का जो शासनकाल चला था वो चला था 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। पल्लव वंश की स्थापना कब हुई थी? जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया हुआ था? कांची को। पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा देव। पर अगर बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की, तो वो कौन हुए थे? सिंह विष्णु। ध्यान रखिएगा, सिंह विष्णु जो थे वो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंह विष्णु के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का सिंह विष्णु का शासनकाल चला। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने कीर्तार्जुनियम की रचना की थी। सिंह विष्णु के शासनकाल में ही मामल्लपुर में वरा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरा मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ था? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, ऐसे आपको एग्जाम में देकर क्वेश्चन बन सकता है। श्री विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। देखिए, हम जितने भी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, हर वंश में बहुत से राजाओं ने शासन किया, पर हमको सभी के शासनकाल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे तो इतना सारा डेटा हम याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण राजाओं के शासनकाल के बारे में ही बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, श्री विष्णु को हमने अच्छे से अध्ययन करा। अब आगे बात करते हैं, अगला शासक कौन हुआ था पल्लव वंश का? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी बना। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को उसने धारण करा था। शैव धर्म मतलब शिव जी को उसने धारण करा था। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया था, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय को। ये एक महान प्रतापी शासक था। बादामी के चालुक्य मतलब वातापी के चालुक्य जो हम पढ़ेंगे, उसका सबसे महानतम शासक रहा है ये पुलकेशन द्वितीय। इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आक्रमण करा था, और महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित करा था पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना है। मतविलास प्रहसन की रचना किसने करी थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। चलिए, इसके बाद अगला शासक कौन हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था।
इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम का बदला लिया और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया। इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी। इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेंगसान कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिन्हें एकाश मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2 से 3 बार। तो महाबलीपुरम में स्थित है रथ मंदिर और इसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया था। रथ मंदिरों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी थी? 7 थी और इन्हें ही सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम का हमने शासनकाल डिस्कस करा। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो कौन हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल चला 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला, जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर और कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? राज सिद्धेश्वर के नाम से। इन्हीं मंदिरों के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि पल्लव वंश से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना करी थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने देश कुमार चरित की रचना करी है? तो किसने करी है? संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी ने इसकी रचना करी है। ओके, इसके बाद में नंदीवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन तृतीय राजा हुए और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? अपराजित वर्मन। ध्यान रखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अपराजित वर्मन। आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से पल्लव वंश का पतन हो गया था। तो ये हमने पल्लव वंश को अच्छे से डिस्कस करा। पल्लव वंश के बाद में चालुक्यों का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला था। तो हम चालुक्य शासन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि चालुक्यों की 3 शाखाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों का प्रभाव देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। वातापी के चालुक्य मतलब बादामी के चालुक्य। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बादामी जो है वो उसका आधुनिक नाम है। तो बादामी के चालुक्य बोलो चाहे वातापी के चालुक्य बोलो, बात एक ही है। जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वो क्या कहलाए? वातापी के चालुक्य कहलाए। यह राज्य कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच में स्थित था। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के मैप में दक्षिण पश्चिम में यह स्थित था। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। अगर वातापी के चालुक्य की बात करते हैं तो बहुत सारे राजा हुए, जैसे पुलकेशिन प्रथम हुआ, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो बहुत सारे राजा हुए, पर सभी को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला शासक जो हुआ वो कीर्तिवर्मन हुआ। इससे रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है। इसके बाद इसका पुत्र पुलकेशन द्वितीय अगला शासक बना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इस वंश का सबसे महानतम शासक हुआ था पुलकेशन द्वितीय। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? रवि कीर्ति के द्वारा लिखित एहोल अभिलेख से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित हैं। इस लेख की भाषा क्या है? संस्कृत है। इस लेख की रचना जैसे कि मैंने आपको बताया किसने करी है? रवि कीर्ति ने करी है, जिसे चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था और पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। इसका उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। मतलब एहोल अभिलेख का संबंध किससे हुआ? पुलकेशन द्वितीय से। ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशन द्वितीय से है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलकर पुलकेशन द्वितीय ने वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ में वेंगी के चालुक्यों की शुरुआत हुई। वेंगी के चालुक्य वंश को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे चलकर वेंगी के चालुक्य चोल वंश में समा गया, वो हम इसके बाद अच्छे से पूरा समझेंगे। पहले हम वातापी के चालुक्यों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पुलकेशन द्वितीय की हम बात कर रहे थे। इस पुलकेशन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया था, जिसका बदला उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया और पुलकेशन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित किया था।
और उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। विजय के बाद में नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी। ये सब हम पल्लव वंश में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना, जिसने 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया था। इसके बाद विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंतीदुर्ग ने युद्ध में पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। तो देखिए, वातापी के चालुक्य वंश को हमने अच्छे से समझा। बीच में हमने बात करी थी वेंगी के चालुक्य वंश की। तो चलिए, वेंगी के चालुक्य वंश को हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट वंश को। वेंगी के चालुक्य की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलकेशन द्वितीय ने वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था और विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वेंगी को बनाया था। इसीलिए यह वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? चालुक्यों के शासनकाल में हुआ है। ओके। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक हुए। पर इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक जो था वो कौन हुआ? विजयादित्य तृतीय। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था और आगे चलकर चालुक्य और चोलों के बीच में वैवाहिक संबंध हुए और चोलों का प्रभाव बढ़ता गया और चालुक्यों का पतन हो गया। मतलब वेंगी के चालुक्यों का पतन हो गया। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी चालुक्यों के शासनकाल में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमने वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों को अच्छे से समझा। 6ठी और 7वीं शताब्दी में इन दोनों चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं अब 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव देखने को मिला था उसकी। तो राष्ट्रकूट वंश का उदय जो है वो चालुक्यों की एक शाखा से हुआ, मतलब वातापी के चालुक्यों से हुआ, और इनका अंत चालुक्यों की दूसरी शाखा कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा हुआ। ठीक है। इसीलिए हम वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बीच में राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया हुआ था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कौन हुआ था? कृष्ण प्रथम हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम अगला शासक हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोद वर्ष इसके अगले शासक हुए और सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था? कृष्ण तृतीय हुआ था। तो इन राजाओं से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूं कि ध्रुव जो राजा हुआ था, ध्रुव को ही क्या बोला जाता था? धारा वर्ष के नाम से जाना जाता था। गोविंद तृतीय भी एक महान प्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को युद्ध में पराजित करा था। इसके बाद इसका पुत्र अमोद वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की है। किसने करी है? अमोद वर्ष ने। ध्यान दीजिएगा, इसी अमोद वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राजा ने मान्यखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? अमोद वर्ष ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्नन रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना करी थी। तो शांति पुराण की रचना किसने करी थी? कवि पोन्नन ने करी थी। ओके। आगे चलकर तेलप्य तृतीय ने इस वंश के अंतिम शासक कर्क को युद्ध में पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो अब हम कल्याणी के चालुक्य वंश को अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं इससे रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, कितनी हैं? 34। इसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं में तीनों धर्म की शैलकृति देखने को मिलती हैं। कौन कौन से धर्म? बौद्ध, हिंदू और जैन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया है। इन एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने करा था? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने करा था 17वीं शताब्दी में आकर। तो यहां पर देखिए, ये राष्ट्रकूट वंश हमने अच्छे से डिस्कस करा।
इसके बाद कौन सा हम डिस्कस करेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश को। तो चलिए कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था वो क्या कहलाए, कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप्य द्वितीय ने की थी और इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे, तेलप्य प्रथम, तेलप्य द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षट, सोमेश्वर तृतीय और तेलप्य तृतीय। इतने सारे हमको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। इन सभी राजाओं में से सबसे महाप्रतापी शासक जो था वो कौन था, विक्रमादित्य षट था। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था और इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिला। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा करते थे। ध्यान रखिएगा, विल्हण ने विक्रमांक चरित्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है उसकी रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तेलप्य तृतीय हुआ। आगे चलकर कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो गया और चालुक्य वंश का पतन हो गया, मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन हो गया। तो देखिए यहां पर हमने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करते हैं अब चोल वंश के बारे में। संगम काल में हमने पढ़ा था चोल वंश 3री शताब्दी में, उसके बाद इनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी और फिर 9वीं शताब्दी में आकर चोल वंश का फिर से उदय हुआ था। तो चलिए अब हम 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 9वीं शताब्दी के चोल वंश की बात करते हैं तो 850 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, विजयालय ने करी थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तंग प्रथम और सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था, राजेंद्र तृतीय हुआ था। तो इतने सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन करा, पर आपको इन सबको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 3 राजाओं के बारे में बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इन्हीं तीनों से निकल कर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजयालय ने इसकी शुरुआत करी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि विजयालय ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना करी। तंजौर को जीतकर उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। इतिहास में यह लड़ाई तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एसएससी में क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था। तकोल्लम का युद्ध का संबंध किससे है, तो दोस्तों किससे है, चोलों और राष्ट्रकूटों से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राजराज प्रथम के बारे में। इस पूरे चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, राजराज प्रथम था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल से चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ होता है। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किसने करा था, इस राजराज प्रथम ने करा था। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी और तंजौर में प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसी राजराज प्रथम ने करवाया था। तो यहां पर देखिए एसएससी में 2-3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया है, तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने। और ध्यान रखिएगा इस वृद्धेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण करा और इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इसका अगला शासक कौन हुआ था, राजेंद्र प्रथम हुआ था। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि लंका का पुराना नाम जो था वो क्या था, सिंहल ही था। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सिंहल के उत्तरी हिस्से पर सबसे पहले कब्जा किसने करा था, तो किसने करा था, राजराज प्रथम ने करा था। ठीक है, सिंहल मतलब लंका, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद अगला शासक कौन हुआ था, राजेंद्र प्रथम। तो चलिए राजेंद्र प्रथम की हम बात करते हैं। 1004 से लेकर 1040वीं ईस्वी तक के बीच में शासनकाल किसका रहा, राजेंद्र प्रथम का रहा। पूरे चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी और इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया, पर वह बुरी तरह से हार गया था और यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, चोलों पर राष्ट्रकूटों ने आक्रमण करा तो वो युद्ध कौन सा कहलाया, तकोल्लम का युद्ध। चोलों पर चालुक्यों ने आक्रमण करा, वो युद्ध कौन सा कहलाया, मास्को का युद्ध कहलाया। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। आगे देखिए,
राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित कर कर गंगेकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्यों के बीच में विवाही संबंध बने और धीरे धीरे राजा कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय हुआ, जिसे पांड्यों ने युद्ध में पराजित कर कर चोल साम्राज्य का पतन कर दिया। अब देखिए चोल वंश से रिलेटेड एक दो पॉइंट हो रहे हैं, बस वो आप ध्यान रख लीजिए कि चोल राजा जो थे वो अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी को पहले से घोषित कर देते थे कि अगला शासन किसका आने वाला है। और अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो थे वो शिव को समर्पित थे, जैसे कि राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर शिव को ही समर्पित था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये चोल वंश पूरा खत्म होता है। 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था विजयालय के समय में, उसको हमने अच्छे से डिस्कस करा। तो देखिए फ्रेंड्स, पल्लव वंश को हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हमने चालुक्यों की दो शाखाओं का अध्ययन करा, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य की शाखा से ही किसका उदय हुआ था? राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। तो उसके बाद हमने राष्ट्रकूट वंश को समझा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का पतन किसने करा था? कल्याणी के चालुक्यों ने करा। तो कल्याणी के चालुक्यों को फिर हमने अध्ययन करा। सबसे लास्ट में हमने फिर 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था फिर से, उसको हमने अच्छे से समझा। तो इस तरीके से हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को डिस्कस कराए। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको 100% इन्हीं में से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो हमारा था संगम काल का और दक्षिण भारत के राजवंश का, ये कंप्लीट होता है। थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो इसका पार्ट आने वाला है वो आने वाला है क्वेश्चन आंसर टेस्ट का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। इसलिए दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दक्षिण भारत के इतिहास से जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो सारे हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।